गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए 2-3 तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, उसके चलते थोड़ा गैप हो गया 2-3 दिन का। अपना चल रहा था नगर पालिका अधिनियम, इसकी डेट आपको पता ही है, 14 मई की आ चुकी है ना। तो ये आपको पता ही है कि भाई गांव के तो एसडीएम होते हैं, लेकिन शहरों के एसडीएम यही होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन नगर पालिका, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, उसके जो अध्याय थे 6 अपन ने कर लिए थे, ठीक है। ये 7वां अध्याय है, पार्ट बी का है, ये 7वां अध्याय है। 7वें अध्याय में दे रखा है नगर पालिका की राजस्व। राजस्व उसका रोकड़ा, रोकड़ा कैसे आता है, पैसा आता कैसे है और क्या किस किस तरीके से पैसे वो कलेक्ट करती है नगर पालिका। आगे आता है इसकी जो धारा 101 से स्टार्ट होती है ये, और 140 तक ये 7वां अध्याय इसके अंदर चलेगा। 7वां अध्याय इसके अंदर चलेगा तो क्या है कि नगर पालिकाओं का आंतरिक राजस्व है। आंतरिक मतलब भीतर का राजस्व, जो उसके रिकॉर्ड में तो सारे रहते हैं, लेकिन ये उसके आंतरिक राजस्व नाम के रिकॉर्ड में रहेंगे। इसमें 3 प्रकार के राजस्व आते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 तो आता है कि नगर पालिका द्वारा उद्गृहित कर। क्या आएगा? नगर पालिका द्वारा उद्गृहित कर। जो कर नगर पालिका लेगी या जो लगाने का अधिकार है उसको, और लेने का कलेक्ट करने का अधिकार है, वो कर इसके अंदर आएगा, नगर पालिका द्वारा उद्गृहित कर, ठीक है। नगर पालिका जो कर लेगी ना, उसको लेने का अधिकार है। दूसरा कह रहा है कि नागरिक सेवाओं के लिए भी कुछ अतिरिक्त प्रभार लगाएगी। दूसरा कह रहा है कि नागरिक सेवाओं के लिए, नागरिक सेवा क्या है? साफ सफाई का काम करना है, लाइट रोशनी का काम करना है, टूटी फूटी सड़कें ठीक करनी है, ठीक है। नागरिक सेवा के लिए, नागरिक सेवा के लिए अतिरिक्त होता है, ये अतिरिक्त प्रभार होता है कि कुछ नागरिक सेवाएं देनी है, लाइट लगानी है तो 1 रुपया बिजली वालों को बोल देंगे भाई 1 रुपया अठनी, या आप जो है वो बिजली के ऊपर प्रति यूनिट या प्रति बिल जो है प्रति घर 1 रुपये यूनिट के, वो 1 रुपये बिल के हिसाब से आप अतिरिक्त प्रभार लीजिए और ये हमें दे दीजिए। 10 पैसे आपको कलेक्ट करने के दे देंगे, 90 पैसे हमें प्रति परिवार से दे देने चाहिए। तो नागरिक सेवाओं के लिए जो उपभोक्ता के ऊपर जो प्रभार लगता है, उपभोक्ता पे लगेगा। उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन होते हैं? कंज्यूमर, जो हम सब लोग वहां रहते हैं, तो वो क्या हो गए? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता के ऊपर क्या लगेगा? अतिरिक्त प्रभार लगेगा। अब कुछ कानूनी मामले होते हैं जिनके अंदर कोर्ट है वो जुर्माना कर देता है या कुछ फीस कलेक्ट करने के लिए बोल देता है। तो तीसरा बोलता है कि कानूनी तौर पर प्राप्त फीस या जुर्माना, फीस या जुर्माना। एक्चुअली क्या होता है कि नो पार्किंग के अंदर अपन गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, वहां पे गाड़ी उठा के पुलिस वाले ले जाते हैं, चालान बनता है। चालान बनता है तो पार्किंग किसकी जिम्मेदारी है? पार्किंग की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। अब वो पार्किंग का काम वहां हो नहीं रहा, पैसे उससे क्या किया जाएगा? 250-300 रुपए का चालान बनाया जाएगा, जिसके अंदर राज्य सरकार जो है वो पुलिस के हिसाब से पुलिस के काट लेगी, बाकी जो बचे हुए हैं वो इनको फीस के तौर पे दे देगी या उनके ऊपर जुर्माना लगा के आपको दे देगी, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगली जो है धारा अपनी 102 है बाध्यकारी कर। नगर पालिका के बाध्यकारी कर, नगर पालिका के बाध्यकारी कर, बाध्यकारी कर। ये बोला गया है कि ये कर जो है ये नगर पालिका लेगी, उसके लिए बाध्य है, ठीक है। आपको देने पड़ेंगे और नगर पालिका ये जो कर है ये लेगी, इसके लिए वो बाध्यकारी कर है। तो नंबर 1 प्रकार के कौन से कर होते हैं? जो सीमा के भीतर, नगर पालिका क्षेत्र के भीतर, नगर पालिका सीमा के भीतर, सीमा के भीतर किस पे लेती है? भवन पे लेती है और भूमि पे लेती है। भूमि पर कर जो होगा ये कर आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र जो तीनों फॉर्मेट की किसी भी हो, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो, उसके अंदर आपको भवन का टैक्स भी देना पड़ता है और भूमि का टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। फिर कोई व्यापार कर रहे हो, कुछ वर्ती कर रहे हो, कुछ आजीविका के साधन चला रहे हो, जैसे व्यापार है, वर्ती है, आजीविका है, आजीविका के साधनों पर कर। अब आप चौराहे के ऊपर ठेला लगा रहे हो,
ठेला लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, या तो अपना व्यापार कर रहे हो, अपनी जीवन वर्तिका चला रहे हो, आजीविका का काम कर रहे हो, आपने ठेला लगा लिया, तो उसके ऊपर भी आपको एमसीडी वालों को या फिर म्युनिसिपल जो पार्टी होती है या फिर अपनी जो नगर पालिका जो होती है उनको कर आपको देना पड़ेगा कि आपको 120 रुपए महीने के चार्ज के हिसाब से लगभग ये कर दिया जाता है। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि सड़क है, पुल है, किस पे, सड़क, पुल, पुल है, फिर आपके घाट है, घाट पर पथकर लगेगा, ये आपके पुलिया हो गया, पुलिया हो गया, ब्रिज हो गया, इन पे क्या लगेगा, पथकर लगेगा, पथकर चलने का कर लगेगा, आपका रास्ते का कर लगेगा, किस पे लगेगा, सड़क, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो सड़क आती है उसके ऊपर आपको कर देना पड़ सकता है, पुल के ऊपर कर दे या पुलिया जो होता है उसके ऊपर देना पड़ सकता है, या घाट जो होते हैं, नहाने के स्नान घाट जो होते हैं, अपने ही तो नहीं है, झुंझुनू के अंदर ही तो स्नान घाट है, बाकी अजमेर पुष्कर वगैरह तो स्नान घाट है ही, तो ये क्या है, यहाँ पे आपको घाट के ऊपर टैक्स जो लगेगा वो देना पड़ेगा। ठीक है। चौथा ये कह रहे हैं कि उद्योगों पर पर्यावरण प्रदूषण का जो टैक्स होता है वो भी लेगी, क्या लेगी, उद्योगों पर, उद्योगों पर पर्यावरण प्रदूषण कर, प्रदूषण कर लेगी, कर लेगी, ये जरूरी है, ये आपको देने पड़ेंगे। अब आपको पता है कि उद्योगों का लिए औद्योगिक नगरी बसाने हैं तो राज्यपाल महोदय की सिफारिश के ऊपर औद्योगिक नगरी होगी, उसके ऊपर कोई रूल नहीं चलेगा, किसका, नगर पालिका का, चाहे वो किसी भी नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के अंदर आती हो, तो वो उसके ऊपर जो उसके ऊपर टैक्स लगा सकती है ना प्रदूषण का, कि भाई आप जो है सिटी के अंदर रह रहे हो और हमारे ऊपर कार्बन जो है, कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हो या सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि विज्ञापन पर कर, क्या कह रहा है, विज्ञापन पर, विज्ञापन पर कर। अब वो बस वाले क्या होता है, बसों के ऊपर देखा होगा कमला पान, पान मसाला, पान बहार, तो वो क्या होता है, पान बहार वालों से क्या लेते हैं, वो कर लिया जाता है, कौन लेती है, वो तो बस लेगी, आपकी बसें लेगी। और विज्ञापन यदि आप सरकारी भूमि के ऊपर कोई पोस्टर लगा रहे हो, ठीक है, प्राइवेट कंपनियां आपने कोई भी पोस्टर लगा रही है, कोई बिल्डिंग का लगा रही है, किसी ग्रुप का लगा रही है, तो उसके ऊपर जो आपको वो पोस्टर लगाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। चौराहे के ऊपर आप यदि विज्ञापन लगा रहे हो, पोस्टर लगा रहे हो, तो उसके ऊपर भी आपको कर देना पड़ेगा। ये कर क्या है, कंपलसरी है, आपके बाध्यकारी है। आगे कह रहा है कि राज्य सरकार अपनी शक्ति से नगर पालिका को शक्ति दे दे तो वहां पे भी कर लेगी। क्या कह रहे हैं कि राज्य सरकार जो है वो शक्ति दे देगी या पावर दे देगी या उद्घृत करने का अधिकार दे देगी, अधिकार दे देगी कर वसूलने का, कर वसूलने का, वहां पर भी क्या होगा, कर लिया जाएगा। कर कौन लेगी, नगर पालिका लेगी। तो इसमें सीधी सी बात यही है कि सीमा के भीतर जो भवन और भूमि, ध्यान रखना भवन और भूमि के ऊपर नगर पालिका का कर हमेशा इस पूरे टॉपिक में आएगा। व्यापार वर्ती के ऊपर और आजीविका के ऊपर सड़क, पुल या पथ कर जो भी है घाटों के ऊपर लिया जाएगा। उद्योगों पर पर्यावरण प्रदूषण कर लिया जाएगा, विज्ञापनों पर कर लिया जाएगा। ये विज्ञापन है सार्वजनिक भूमि के लिए। सार्वजनिक भूमि जो होगी, सार्वजनिक जगह जो होगी, या तो आपकी भूमि होगी या मकान होगा या बिल्डिंग होगी जो भी, और राज्य सरकार जो अपनी शक्ति या अधिकार दे दे कि आपको यहाँ पे भी कर वसूलना है, तो ये सारे कर क्या होंगे, बाध्यकारी कर होंगे। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगली जो धारा है वो 103 की है, अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकेंगे। क्या कह रहा है कि अन्य कर, अन्य कर जो अधिरोपित होंगे, अधिरोपित किए जा सकेंगे, ठीक है। अन्य कर, अन्य कर वो होते हैं जो राज्य सरकार बोल देगी कि आपको ये कर लेने हैं। नगर पालिका को राज्य सरकार बोल देगी कि नगर पालिका हो आप अपने क्षेत्र के अंदर इस चीज पे कर लो। पहला क्या कहती है, पहला कहती है जो उसके नगर पालिका क्षेत्र में चलने वाले वाहनों पर कर। क्या कह रही है कि क्षेत्र में, किसमें, नगर पालिका क्षेत्र में, क्षेत्र में चलने वाले वाहनों पर कर, चलने वाले वाहनों पर कर। जो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर जो वाहन चल रहे हैं ना, उनके ऊपर कर लेने का अधिकार है। आगे कह रहा है कि लंगर लगाने वाली नौकाओं पर कर। जैसे कई जगह लंगर लगाने वाली नौकाओं पर कर, नौकाओं पर कर। कई जगह क्या होती है, छोटी छोटी झीलें होती हैं और उसके अंदर
झीलों के अंदर बोटिंग सिस्टम होता है, नाविक जो नाव चलाने का होता है, उसके ऊपर जो लंगर डाल के वो नौकाएं रहती है ना, वो 100 रुपए 150 रुपए के अंदर 2 आदमियों को घुमाती हैं, 5 मिनट 10 मिनट, है ना। तो उनके ऊपर कर लगाने का अधिकार कौन देगी? इनको अधिरोपित किए जाएंगे, इनके ऊपर राज्य सरकार इनके ऊपर अधिरोपित कर देगी। आगे कह रहा है कि रोशनी पर कर, किस पर कर? रोशनी पर कर, रोशनी पर कर। जो रोशनी का आपका जो लाइट सिस्टम, जो शहरों के अंदर बिजलियां चलती हैं, आपकी जो लाइनें होती हैं सड़क के पास पास, उसके ऊपर भी आपके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। आगे कह रहा है कि सभाओं पर भी कर होगा, सभाओं पर कर, सभाओं पर कर। अब क्या होता है, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कम्युनिटी भवन होते हैं, सामुदायिक भवन होते हैं। उस भवनों के अंदर यदि किसी प्राइवेट कंपनी की या राजनेताओं की यदि उसके ऊपर कोई सभा होगी उस भवन के अंदर, तो आपको क्या देना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा। यदि कोई ब्याह शादी कर रहे हो तो भी आपको किराया, उस मकान का जो है, कम्युनिटी भवन जो है, उसका आपको किराया देना पड़ेगा। अब कह रहा है कि तीर्थयात्री और पर्यटकों पर भी कर लगेगा। तीर्थयात्री, तीर्थयात्री और पर्यटकों पर, पर्यटकों पर कर। जो तीर्थ यात्रा करने के लिए आते हैं, जैसे कोई अपना पुष्कर जाता है, गलता जी जाता है, कहीं पे भी जाता है, तो उनके ऊपर तीर्थयात्रियों पे और पर्यटकों, इनके ऊपर भी राज्य सरकार कर लेगी। आगे कह रहा अग्निकर, अग्निकर, अग्निकर। यदि किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो भी आपके लिए, आपसे पैसे लिए जाएंगे। यदि आप शमशान घाट के अंदर सिस्टम कर रहे हो, आप जो दाह संस्कार का, उसके ऊपर भी आपको 1100 रुपए के हिसाब से लकड़ी वगैरह, कपड़ा, सारा सामान वहां पे दिया जाता है, तो वो भी एक टाइप का टैक्स हो गया। ठीक है। आगे कह रहा है कि पार्किंग के ऊपर, पार्किंग करने की जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका की है। पार्किंग, पार्किंग पर कर जो होगा वो भी नगर पालिका लगाएगी और इसके ऊपर अधिरोपित करेगी। आगे कह रहा है जो आपका स्टाम्प ड्यूटी जो है, स्टाम्प शुल्क है, उसके ऊपर 10% अधिभार, अधिकतम 10% तक अधिभार। क्या कह रहा है? स्टाम्प, स्टाम्प कर पर 10% तक अधिभार। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टाम्प कर लगाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। ठीक है। और वैसे भारत सरकार के नाम से आते हैं तो वो टैक्स किसका होता है? भारत सरकार का होता है। इसके ऊपर कलेक्ट कौन करती है? राज्य सरकार, और केंद्र और राज्य में बट जाता है। तो स्टाम्प शुल्क है वो तो लग गया, कोई बात नहीं। अब उसके ऊपर 10%, जैसे अपन जाते हैं 100 रुपए का स्टाम्प मांगते हैं, उसके ऊपर 120 रुपए ले लेते हैं, 10 रुपए वो लिखावट के ले लेते हैं, और 10 रुपए का अतिरिक्त जो प्रभार होता है वो अधिभार इसके ऊपर लगा दिया जाता है, और इस प्रकार से वो 120 रुपए हमसे ले लेते हैं। ठीक है। अगली जो धारा है 104 है, 104 है उद्ग्रहिता प्रभार जो है उसको उद्ग्रहित करने की शक्ति। क्या है? उपभोक्ता, उपभोक्ता प्रभार को, प्रभार को उद्ग्रहित करने की शक्ति, करने की शक्ति किसमें है? नगर पालिका, नगर पालिका के अंदर। उपभोक्ता प्रभार कौन होते हैं? अपन सब लोग नगर पालिका में रहते हैं, सब लोग क्या है? उपभोक्ता है। ठीक है। उसके ऊपर अधिग्रहित करने की शक्ति का मतलब प्रभार है। प्रभार मतलब हमें जो सुविधाएं देती है ना, उसके लिए भी टैक्स लेगी। जैसे हमें क्या सुविधा देती है? हमें सुविधा देती है जल निकास के लिए, जल निकासी की सुविधा देती है, जल निकास। ठीक है। इसके अलावा हमें जो प्रबंधन होते हैं, आपका मल वाहन प्रबंधन करना, मल वाहन, है ना, मल वाहन करते हैं, वो वहन करते हैं, मतलब वो लेके जाते हैं कचरा, कूड़ा करकट जो है आपका, वो नगर पालिका जल निकास करती है, मल वहन करती है। ठोस अपशिष्ट जो है उसका भी प्रबंधन करती है। क्या करती है? ठोस अपशिष्ट का, अपशिष्ट का प्रबंधन, प्रबंधन। क्योंकि ठोस जो कचरा होता है उसको कौन लेके जाती है? नगर पालिका की गाड़ियां आती है और वो हमारे से लेके जाती हैं। ठीक है। 104 के अंदर है उपभोक्ता प्रहार को, प्रभार जो होता है उसको उद्ग्रहित करने की शक्ति। आगे कह रहा है कि थाने जो होंगे, पुलिस थाने पर पार्किंग जो होगी, पार्किंग की क्या देती है? ये हमें व्यवस्था देती है। ठीक है। हमारे लिए क्या क्या काम करती है ये, उसके बदले में हमसे कर लेती है। पुलिस थाने जो होंगे उसकी पार्किंग की हमें व्यवस्था देती है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था देती है, जल निकासी, मल वहन। ठीक है। लोक मार्ग के ऊपर मलबे के जो ढेर होते हैं ना रास्तों के ऊपर, उनको भी साफ करती है। तो लोक मार्ग पर मलबे के ढेर को, मलबे के ढेर जो है उसके बदले में भी हमसे टैक्स लेती है, क्योंकि सारे लोग हैं निकलते हैं अपने घर से बाहर और चौराहे के ऊपर, अभी तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत काफी
अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। फिर कह रहा है नागरिक सेवाओं के लिए, नागरिक सेवा, ठीक है, ये सब के लिए हमारे से क्या लेगी, टैक्स लेगी, उपभोक्ताओं से टैक्स लेगी, उपभोक्ता के ऊपर प्रभार लगाएगी, ठीक है, उपभोक्ताओं से ये क्या लेगी, टैक्स लेगी, ठीक है। अगली 105 धारा कह रही है कि फीस और जुर्माना जो है वो उद्गृहित करने की शक्ति, क्या कह रही है, फीस और जुर्माना, और जुर्माना उद्गृहित करने की शक्ति, उद्गृहित करने की शक्ति, क्या कह रही है कि फीस और जुर्माना जो है ना नगर पालिका में होगी, नगर पालिका के अंदर क्या कह रहा है, फीस और जुर्माना जो है वो लेने की, उद्गृहित मतलब उसको कलेक्ट करने की शक्ति उसके अंदर होगी। कैसे होगी, पहले लेते हैं अपन भवन निर्माण पे, भवन निर्माण पे, तो भवन निर्माण के ऊपर टैक्स लगेगा, यदि आप नगर पालिकाओं के अंदर रह रहे हो तो आपके भवन निर्माण पे टैक्स लगेगा, यदि भवन पूर्ण हो जाता है तो उसका पूर्ण का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उस पर भी टैक्स लगेगा, पूर्ण भवन होने पर उसका, भवन होने पर उसका प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, उसका प्रमाण पत्र लेना होगा, ठीक है। तो क्या क्या कह रहे हैं कि भवन निर्माण के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, इसके ऊपर टैक्स नगरपालिका लेगी, भवन निर्माण के ऊपर टैक्स लेगी। दूसरा कह रहा है पूर्ण भवन होने पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा कह रहा है कि गैर आवासीय भूमि है उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा, गैर आवासीय, या तो भवन हो, क्योंकि भवन पे भी लेगी और भूमि पर भी लेगी, ठीक है, भूमि हो तो इनके ऊपर क्या लेगी, टैक्स लेगी, कर लेगी। जो गैर आवासीय भूमि जो है, जिनके अंदर आदमी रहते नहीं हो, कोई कॉमर्शियल काम के लिए हो, बिल्डिंग वगैरह जो आपकी क्या बोलते हैं कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, व्यापारिक जो पर्पज के लिए जो भूमि और मकान जो होते हैं उनके ऊपर भी आपको टैक्स लेना पड़ेगा। अब कुछ व्यवसाय जो है उनके ऊपर भी कर लिया जाएगा, व्यवसायों पर कर, व्यवसायों पर कर, ये व्यवसायों पे कर कैसे लिया जाएगा, जैसे आप शहर के अंदर रह रहे हो, आपने मुर्गी पालन कर लिया, मुर्गी पालन कर लिया, ठीक है, मुर्गी पालन कर लिया तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। कोई होटल कर लिया तो उस होटल के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो व्यवसायों के ऊपर भी क्या लेती है, नगरपालिका कर लेती है। फिर आपके जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, उनके भी कुछ फीस लेती है कि नहीं, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, आपका मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र, या कोई आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाते हो, उनके ऊपर क्या लेती है, नगरपालिका कर लेगी, ठीक है। इसके अलावा आपके जो पशु हैं, कुछ छकड़ा गाड़ियां हैं, उनके ऊपर भी कर लेगी, किस पे लेगी, पशुओं पर, पशुओं पर, और छकड़ा गाड़ी, छकड़ा गाड़ियों पर, गाड़ियों पर, छकड़ा गाड़ी वो होते हैं, वैसे तो बैलगाड़ियों को छकड़ा गाड़ी बोला जाता है, लेकिन छकड़ा गाड़ी वो होते हैं चार पैरों के जानवरों के पीछे जो गाड़ी वाहन के लिए काम में ली जाती है, उसको छकड़ा गाड़ी बोले जाती है। इनके ऊपर टैक्स लेने का, उद्गृहित करने का, कर लेने की इसकी शक्ति है नगरपालिका के अंदर, ठीक है। आगे कहा गया है कि विकास प्रभार जो उद्गृहित करने की शक्ति, क्या कहा गया है, विकास प्रभार उद्गृहित करने की, उद्गृहित करने की शक्ति, करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां आपको पता ही है नगरपालिका के अंदर है, ठीक है, ये शक्तियां हैं, ठीक है। तो विकास प्रभार, विकास, आपका जो विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए होता है विकास प्रभार। क्या कहा गया है कि 14 मीटर से ऊंची जो भी बिल्डिंग होगी ना, चाहे वो आवासीय हो या गैर आवासीय, उसके ऊपर नगरपालिका टैक्स लेगी। क्या कहा गया, 14 मीटर से ऊंची, 14 मीटर से ऊंची जो बिल्डिंग होगी, ठीक है, 14 मीटर से ऊंची बिल्डिंग होगी ना, जो इमारत होगी, है ना, उसके ऊपर चाहे वो आवासीय हो, ठीक है, आवासीय हो या गैर आवासीय हो, गैर आवासीय हो, ठीक है, इन दोनों के ऊपर कर लेने का अधिकार किसको है, नगरपालिका को। यदि कोई इमारत है जो 14 मीटर से ऊंची कोई बिल्डिंग बन रही है, चाहे वो रहने के लिए बना रहा हो, चाहे वो अपने कॉमर्शियल पर्पज के लिए बना रहा हो, ठीक है। आगे दूसरी बात कह रहा है कि सभी क्षेत्र जो होते हैं, जो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर जो क्षेत्र आता है, उसके विकास जो हो रहा है ना, तो नॉर्मल विकास जो हो रहा है, विकास क्षेत्र पर कर, क्षेत्र पर कर, कोई भी आपके जैसे नगरपालिका है, उसके अंदर हाउसिंग बोर्ड के मकान बन रहे हैं, तो हाउसिंग बोर्ड के जो मकान बनेंगे उनके ऊपर भी आप
को टैक्स नगरपालिका लेगी। तो ये क्या होता है, ये निवासियों पर कर होता है, ये वहां के निवासी जो होते हैं ना, निवासी पर कर होता है, ठीक है। वहां के रहने वाले लोगों के लिए पार्क बना के दिया जा रहा है, तो पार्क बना के दिया जा रहा है, तो पार्क का 100 रुपए 150 रुपए किसी भी प्रकार से टैक्स वो ले लेगी, ठीक है। धारा 1 से लेके 101, 101 में कन्यादान होता है, 101 शुभ मुहूर्त माना जाता है, 101 से कर कलेक्ट करती है, ठीक है। 101 से 106 तक कर कलेक्ट करती है। अब 107 के अंदर बोला गया है कि छूट, छूट की बात की गई है, करारोपण में छूट। किसमें? करारोपण में छूट। करारोपण में मतलब कर लेने में छूट कहां कहां देगी, क्योंकि कर लेती है 101 से लेती है, 102 से लेती है। 101 के अंदर तो इसके आंतरिक हो गए, दूसरा जो है इसके ऊपर बाध्यकारी है, 102 की धारा जो है वो बाध्यकारी कर हो गए, ठीक है। यदि आपकी कह रही है कि छूट किसमें होगी, यदि भवन है, भूमि है, वाहन है, ठीक है, भवन है, भूमि है, वाहन है, और नौका है कोई, ठीक है, नौका, यदि ये सार्वजनिक तौर पे या फिर लोक प्रयोजन के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रही हो ना, लोक प्रयोजन के लिए, लोक प्रयोजन के लिए, प्रयोजन के लिए हो, तब इनको छूट दे दी जाएगी, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यदि भवन, भूमि, वाहन, नौका यदि लोक प्रयोजन के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम में कर रही हो, बिना फ्री के अंदर ये भी फ्री में काम कर रही हो, तो इनको कहां से टैक्स देंगे। तो फ्री का जो मामला होता है तो उसके ऊपर ये टैक्स नहीं लेती। यदि कोई पूजा स्थल है तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लेंगे। नगरपालिका क्षेत्र में पूजा स्थल है, पूजा स्थल है, तो कर नहीं लिया जाएगा, कर नहीं लेगी, उसको क्या दे देगी, छूट दे देगी। बात छूट की हो रही है, तो छूट किसको दे रही है, भूमि, भवन, वाहन, नौका को दे रही है, पूजा स्थल को दे रही है। तीसरा कह रहा है कि राज्य सरकार यदि बोल देगी कि इससे कर नहीं लेना, तो उससे कर हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो राज्य सरकार के आदेश से छूट, राज्य सरकार के आदेश से छूट, कि राज्य सरकार यदि बोल देगी कि इनसे कर नहीं लेने हैं, तो उन चीजों से हम लोग कर नहीं लेंगे। यदि पूजा स्थल किसी भी धर्म का हो, चर्च हो, चाहे आपका मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ठीक है, कुछ भी हो, वहां से आपको टैक्स नहीं लेना है, ठीक है। आगे कहा है कि भूमि, भवन, वाहन और नौका यदि ये लोक प्रयोजन के लिए कार्य कर रही है, यदि ये पैसे कमाने के लिए काम कर रही है, तो आप इनसे टैक्स लो, लेकिन पैसे के लिए नहीं कर रही है तो इनको छूट दे दो। तो 3 चीजों को इसके अंदर छूट दी गई है, ठीक है। अगली जो धारा 108 में बोला गया है कि कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया क्या है। कर अधिरोपित करने की, कर अधिरोपित, ठीक है, अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया, प्रारंभिक प्रक्रिया, ठीक है। प्रक्रिया क्या है कि किस बेसिस के ऊपर कर लेते हैं, तो कर का जो पहले सिस्टम कैसे चलता है। सबसे पहले क्या होता है, साधारण बैठक होती है, किसकी, नगरपालिका की, नगरपालिका की साधारण बैठक होती है, ठीक है। ये बैठक आपको पता है 2/3 बहुमत से पास करती है, ठीक है, 2/3 बहुमत से ये पास करती है। कोई नया कर लगाना हो, कोई जो जेन्युइन कर है उनको चलाना हो, फिर ये क्या होगी, बैठक होगी। फिर नगरपालिका इसको क्या करेगी, गजट में प्रकाशित करेगी, तो गजट में प्रकाशित करेगी, ठीक है। न्यूज़पेपर मतलब कहने का मतलब अखबार में निकालेगी, अखबार में, ठीक है, अखबार में, अखबार में निकालेगी। गजट में प्रकाशित कौन करेगी, यही नगरपालिका करेगी। नगरपालिका पहले साधारण बहुमत से बैठक बुलाएगी, 2/3 बहुमत से उसको पास कर देगी, गजट में प्रकाशित कर देगी, अखबार के अंदर प्रकाशित कर देगी। फिर जनता को उसके ऊपर आपत्ति लगाने के लिए 1 महीने का समय देगी, 1 महीने का समय, किसके लिए, आपत्ति लगाने के लिए, आपत्ति लगाने के लिए, कि उसका यदि आप विरोध कर रहे हो, नया टैक्स लगा रहे हैं, उसका विरोध करना चाहती है जनता, या उसके ऊपर क्या राय देना चाहती है, तो जनता की राय मांगने के लिए 1 महीने का इसके अंदर समय दिया जाता है, ठीक है। फिर ये कर किसी पे भी लगा सकती है, जैसे व्यक्तियों पर लगा सकती है, ठीक है, कुछ मतलब सारे व्यक्तियों पे, मकान मालिकों पे, या किसी भी प्रकार की संपत्तियों पे लगा सकती है, संपत्तियों पर, ठीक है। संपत्ति जो होती है, पैसों का, जो पैसों का मामला होता है, जो आपकी बिल्डिंग वगैरह जो भी होती हैं, संपत्तियों पे कर लगा सकती है। यदि कोई रकम है उसके ऊपर लगा सकती है, रकम पर लगा सकती है। और दर, ये क्या होती है, उसके ऊपर दर, किसी भी दर से
टैक्स लगा सकती है। तो कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया क्या होगी? सबसे पहले नगर पालिका अपनी साधारण बैठक बुलाएगी, वो बैठक 2/3 बहुमत से उसको पास कर देगी, गजट के अंदर नगर पालिका उसको प्रकाशित कर देगी, अखबार में निकलवा देगी। उसके बाद 1 महीने के अंदर लोगों को टाइम दिया जाएगा कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 महीने के अंदर आपको आपत्ति लगाने का टाइम मिलेगा। फिर व्यक्तियों पे, संपत्तियों पे, रकम और दर पे आप टैक्स लगा सकते हो। ठीक है, अब आती है धारा अपनी 109। 109 के अंदर दिया गया है कर का अधिरोपण। क्या दिया गया है? कर का अधिरोपण, अधिरोपण आदि कि कर जो है वो कब लगाया जाएगा। आपको पता है, हमने 108 की धारा पढ़ी थी, उसकी प्रारंभिक प्रक्रिया देख लिया था। कर लगाने की प्रारंभिक प्रक्रिया क्या थी? उस प्रक्रिया के तहत क्या होता है? सबसे पहले आपका साधारण बैठक होती है, 2/3 बहुमत से पास करती है, फिर ये गजट में निकालेगी, गजट में या राजपत्र में। राजपत्र गजट में प्रकाशित होगी। कर लगाने की जो तारीख होगी ना, तारीख, वो तारीख जो होगी कर लगाने की, वो गजट और राजपत्र के अंदर प्रकाशित होगी। गजट और राजपत्र के अंदर अधिसूचना जारी करते हैं। आपको पता है अधिसूचना नगर पालिका जारी करेगी, और तारीख जो दी गई है ना कि ये कब लगाई जाएगी, तो पहले दी गई है कि 1 अप्रैल से शुरू करना होगा। या तो आपको कर कब करना पड़ेगा? 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल से। या तो आप कर जो लगा रहे हो, जिस साल का कर लगा रहे हो, या तो उसको 1 अप्रैल से शुरू करो, वो शुरू करने की बात कर रहा है, शुरू करो। या फिर इसके 1 अप्रैल के 3 महीने बाद में जुलाई की बात कर रहा है, 1 जुलाई से करो, 1 जुलाई से करो। इसके 3 महीने बाद में 1 अक्टूबर की बात कर रहा है, ठीक है, और इसके 3 महीने बाद में 1 जनवरी की बात कर रहा है, 1 जनवरी। ये अगली साल, जनवरी जो है वो उसकी अगली साल की बात कर रहा है। ये कर अधिरोपण करना, अधिरोपण कब करना? 108 के तहत साधारण बैठक उसको पास कर देती है, उसको नगर पालिका राजपत्र में प्रकाशित कर देती है, गजट के अंदर उसको प्रकाशित कर देती है। तारीख डिक्लेयर करने की बात आती है, तारीख कि तारीख जो है वो कब लिया जाएगा, कर जो है वो किस तारीख से शुरू किया जाएगा, लगाया जाएगा। तो उसके अंदर 4 तारीख दी गई है, 1 अप्रैल 3 महीने का गैप देके, 1 जुलाई 3 महीने का गैप देके, 1 अक्टूबर 3 महीने का गैप देके, 1 जनवरी। जनवरी जो है ये नेक्स्ट ईयर की बात की गई है, और ये जो आपका करंट ईयर जो होता है, जो चालू वर्ष होता है, उस चालू वर्ष की बात की गई है। ठीक है, धारा 110 के अंदर बोला गया है कि करों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या है। किसमें? करों में परिवर्तन, परिवर्तन करने की प्रक्रिया। ठीक है, कि प्रक्रिया क्या है? इसमें बोला गया है 108 के अंदर कि साधारण बैठक होगी, साधारण बैठक होगी, या तो कोई कर में बदलाव करना है, या फिर उस कर को नए कर को लगाना है। तो साधारण बैठक होगी, 2/3 बहुमत से पास कर देगी, गजट में निकाल देगी, राजपत्र जिसको बोलते हैं, राजपत्र में अधिसूचना निकाल देगी। निकालने के बाद लोगों को 1 महीने का समय देगी, महीने का समय जो है वो देगी, और उसके बाद वो कर लिया जाएगा। अब बोला गया 109 के अंदर, 109 के अंदर, धारा 109 के अंदर, धारा 109 के अंदर कहा गया कि वो किस तारीख को लिया जाएगा? 1 अप्रैल को लिया जाएगा, 1 अप्रैल को लिया जाएगा, 1 जुलाई को लिया जाएगा, 1 अक्टूबर को लिया जाएगा, और 1 जनवरी को। जो कर लिया जाएगा उसकी तारीख जो होगी, वो डिक्लेयर करने की तारीख ये होगी। तो इसमें परिवर्तन करने की यही प्रक्रिया है कि वो साधारण बैठक धारा 108 और 109 के तहत सीधा सीधा इसमें दे रखा है कि धारा 108 और 109 के तहत जो परिवर्तन होगा वो ही कर में परिवर्तित करने की शक्ति होगी। ठीक है, धारा 111 में बोला गया है कि करों को सुधार करने की, ठीक है, उसको सुधार करने की या फिर उसको स्थगित करने की, कर को स्थगित करने की, करों को स्थगित करने की, सुधार करने की, सुधार करने की, और एक बात और बोली गई है इसमें, प्रतिसिद्ध करने की। ठीक है, प्रतिसिद्ध करने की, प्रतिसिद्ध करने की, प्रतिसिद्ध करने की शक्ति। पहली बात तो यह है कि करों को स्थगित करने की और सुधार करने की शक्ति किसमें होगी? राज्य सरकार में होगी, राज्य सरकार में होगी। ठीक है, राज्य सरकार के अंदर करों को स्थगित करने और सुधार करने की शक्ति होगी। दूसरी बात, किस प्रकार के करों को स्थगित करना है, मतलब खत्म करना है, नहीं लेना आपको।
जो बोला गया है कि जनसाधारण के प्रतिकूल हो। क्या बोला गया है? जनसाधारण के प्रतिकूल हो, साधारण के प्रतिकूल। जनसाधारण के जो प्रतिकूल होता है ना, जो लोगों के मतलब उनके लिए अच्छा नहीं होता, उस कर को क्या करना है? आपको खत्म करना है, स्थगित करना है, ठीक है, या उसमें कुछ सुधार करना है, या फिर उसको प्रतिशित रोक लगानी है उस कर के ऊपर, ठीक है। दूसरा बोला गया जो हानिकारक हो, जो हानिकारक हो, हानिकारक कर होंगे उसको भी क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। कैसे करेगी? वही मेथड है, अधिसूचना जारी करके, अधिसूचना जारी करके। अधिसूचना जारी करेगी, किस में करेगी? गजट में, गजट या पेपर अखबार में, ठीक है, गजट या अखबार के अंदर क्या करेगी? अधिसूचना जारी करेगी। तो सीधी सी बात अपने समझ में आई कि स्थगित करने की राज्य सरकार की शक्ति है। कौन से कर करेगी? जो जनसाधारण के लिए प्रतिकूल हो, जो हानिकारक कर हो, उनको स्थगित कर दी जाएगी, राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके और गजट अखबार में निकाल देगी कि आपका ये कर खत्म होता है, ठीक है। हमने 111 में देखा कि राज्य सरकार की, अब 112 में देख रहे हैं कि जो कर है, कर को स्थगित करने की, स्थगित करने की या समाप्त करने की, समाप्त करने की। अब देखेंगे हम नगरपालिका की शक्ति, नगरपालिका की शक्ति। और 111 के अंदर किसकी देखी थी हमने? राज्य सरकार की देखी थी। और 12 के अंदर कौन करेगी? नगरपालिका करेगी। अब बात यह आती है नगरपालिका कैसे करेगी? राज्य सरकार के कहने पर, राज्य सरकार के कहने पर, राज्य सरकार के कहने पर समाप्त करेगी। पहली बात तो है कि राज्य सरकार उसको यदि कहेगी ना कर ये कर समाप्त करना है, तो उसी कर को समाप्त करेगी। दूसरा बोल रहा है कि लोकहित के लिए जो है ना, उसी करों को समाप्त किया जाएगा, लोकहित के लिए, लोकहित के लिए समाप्त किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, ठीक है। अब भी इसका कोरोना काल में क्या हुआ था कि लोकहित के लिए काफी बिल्डिंगों पे, मकानों पे, बिजली वालों पे, इन चीजों पे बोला गया कि थोड़े दिन आप रुक के टैक्स दे देना, या उनको स्थगित किया गया था, या फिर ये बोला गया था कि कुछ टैक्स हम नहीं लेंगे। तो वो क्या मामला था? वो लोकहित का था, पूरी दुनिया संकट में थी उस टाइम पे। तो जो लोगों के, क्योंकि जो भी बॉडी काम करती है, गवर्नमेंट बॉडी काम करती है या प्राइवेट बॉडी काम करती है, वो अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। तो लोकहित के लिए समाप्त करेगी, कौन करेगी? नगरपालिका करेगी। नगरपालिका को क्या शक्ति दी गई है कि भाई राज्य सरकार कह देगी तो ही समाप्त करना है, अपने आप से कोई समाप्त नहीं करना है, खुद की दादागिरी नहीं चलेगी, ठीक है। दूसरी कह रही है कि लोकहित के मामले तो ही समाप्त करना है, ठीक है। धारा 113 में दे रखा है कर का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति। तो कर का निर्धारण कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। कर निर्धारकों की नियुक्ति कौन करेगी? यह भी राज्य सरकार करेगी, ठीक है। तो इसमें कुछ स्पेशल है नहीं, करों का निर्धारण और कर निर्धारकों की नियुक्ति जो होती है वो राज्य सरकार करती है, करों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। कतिपय जानकारियां देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम। कोई आदमी है, वो अपने घर में रह रहा है, उसके पास नगरपालिका के कर्मचारी गए कि आपके घर में कितने कमरे हैं, कितने क्या है क्या है, तो वो जानकारियां देना, और यदि वो नहीं दे रहा है तो नहीं देने के ऊपर क्या परिणाम होंगे? पहली बात तो कहा गया है कि जो जानकारी है, जानकारी वो बाध्यकारी है, बाध्यकारी है, वो देनी ही होंगे आपको, वो देनी जरूरी है। जो जानकारियां यदि आपसे नगरपालिका मांगे तो वो जानकारियां बाध्यकारी है, आपको देनी पड़ेंगी। पूरा विवरण देना पड़ेगा, पूरा विवरण देना पड़ेगा, पूरा विवरण देना होगा, ठीक है। पूरा जो विवरण होगा वो देना होगा। किसको देना होगा? ये स्वामी को देना होगा, स्वामी को। जो मकान का मालिक है, अधिभोगी है, अधिभोगी, उनको स्वामी या अधिभोगी जो है उसको क्या करना पड़ेगा? पूरी जानकारियां देनी पड़ेगी। यदि विफल रहता है तो उसकी फिर आपको पता ही है मिथ्या घोषणा के अंदर वो सजा का हकदार हो जाता है, ठीक है। धारा 115 में दे रखा है कि संशोधनों के प्रयोजन के लिए, यदि आप कोई मकान ले रहे हो, जगह ले रहे हो, कोई भूमि ले रहे हो, उसके अंदर आप मकान बना रहे हो, तो संशोधनों के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता। यदि आप नगरपालिका क्षेत्र के अंदर अपना खुद का मकान बना रहे हो, तोड़ के नई बिल्डिंग बना रहे हो, या कोई भी संशोधन अपनी जमीन में कर रहे हो, तो उसकी सूचना आपको नगरपालिका को देनी पड़ेगी। उसकी क्या है? बाध्यता है, कंपलसरी है वो, ठीक है। अब कह रहा है कि या तो भवन या भवन का स्वामी, भवन का स्वामी, भवन और जो भी भवन होता है या भवन का स्वामी भवन बनाने और रहने से
मतलब किसने नगर पालिका क्षेत्र में मकान बना लिया और वो रह रहा है, तो रहने के 1 माह, रहने से पहले 1 माह पूर्व क्या करनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। मतलब आप रहना स्टार्ट कर दिया तो एक एक महीने के भीतर भीतर, 1 महीने के भीतर भीतर आपको नगर पालिका को सूचना देनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैं हूं छिड़ावा के अंदर, क्या कर लिया, नया मकान बना लिया, नया मकान बना लिया मैंने, बनाने की भी कोई सूचना नहीं थी और रहने की भी कोई सूचना नहीं थी, मैं रहने लग गया। तो रहने लग गया तो देखो मेरा कांड कायदा तो यही कहता है कि भाई मैं 1 महीने के अंदर नगर पालिका को सूचना दे दूं कि साहब मैंने ये मकान बनाया है, आप बताइए आपका टैक्स क्या बनता है। यदि मैं नहीं दिया, सूचना देने में आदमी विफल रहता है, कुछ लोगों को ग्रामीण परिवेश से जाते हैं नहीं पता होता, तो उनके 500 रुपए से अनधिक, मतलब ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगेगा, या 3 माह की जो उनके ऊपर संदेह कर जो होगा, 3 महीने का जो मकानों के ऊपर कर जो लगेगा उस रकम का 10 गुना, इन दोनों में जो भी अधिक हो वो लिया जाएगा, अधिक हो, है ना, या अथवा कि क्या लिया जाएगा। यदि कोई आदमी बता रहा है तो 1 महीने के अंदर बता देना चाहिए उसको, रहने से पहले या मकान बनाने से पहले, ठीक है। यदि वो नहीं बता पा रहा है तो उसको 500 रुपए से अनधिक जुर्माना, मतलब ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा, और 3 माह का जो उनके हाउसिंग टैक्स जो लगेगा, मकान का टैक्स लगेगा, उसका 10 गुना जो भी ज्यादा होगा, या तो ये 500 रुपए ज्यादा हो जाएंगे या फिर ये ज्यादा हो जाएंगे, आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। आगे जो धारा 116 बोला गया है कि भूमि और भवन जो है उनके ऊपर करों का जो संदाय है ना, वो दायी व्यक्ति, जो कर देने वाले व्यक्ति जो होते हैं, उनके द्वारा हक के समस्त अंतरण, अंतरण मतलब कि जमीन उसके नाम चढ़ा रहे हैं, उसके नाम किसी के नाम भी जमीन हो, उसके विषय में पूरी जानकारी आपको नगर पालिका को देनी होगी। कहा गया है कि जो दायी व्यक्ति जो होंगे, कर जो दे रहे हैं, भवन का भूमि का जो कर दे रहे हैं, देने वाले व्यक्ति के जो हक है, हक उसी का होगा जो कर देगा, जमीन भी उसी की होगी, हक का मतलब मालिकाना हक है। समस्त अंतरणों के विषय में नगर पालिका को सूचना देना होगा, मतलब नाम चढ़वाना है, अपनी जमीन पे नाम चढ़वाना है। जैसे मान लो मेरे पिताजी के 2 पुत्र हैं, दोनों को अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बटेगी, बटेगी तो नाम चढ़ाया जाएगा, भूमि पर भी नाम चढ़ाया जाएगा और भवन के ऊपर भी बताया जाएगा कि ये इसका जो हक है, मालिकाना हक है, ये फलाने आदमी को दे दिया। व्यक्ति को हक का अंतरण किया जाए तो नगर पालिका को, यदि हम लोग अलग हो रहे हैं, न्यारे हो रहे हैं, तो हमारी जो भूमि चढ़ रही है, दोनों के नाम जब हम चढ़ा रहे हैं तो नगर पालिका हमारे नाम चढ़ाएगी, तो सूचना अपने आप मिल जाएगी, नाम चढ़ाएगी। तब यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को सूचना देनी पड़ेगी कि भाई ये जो भूमि और ये भवन मेरा है, मेरे पिताजी के नाम से आ रहा था, वो अब खत्म हो गए, अब ये मेरे नाम से आप चढ़ा दो, तो वो अंतरण कर दो, मेरे नाम से अंतरण कर दो, मेरे नाम उनके ऊपर लिखवा दो, तो उनका नाम लिख दिया जाएगा, उनके पास मालिकाना हक हो जाएगा, हक हो जाएगा तो टैक्स देने की जिम्मेदारी उन पे आ जाएगी, ठीक है। आगे दे रखा है धारा 117 में सूचना का प्रारूप, जो अंतरण की सूचना होगी ना, नाम चढ़वाने की, एक आदमी से दूसरे नाम जो जमीन है वो चढ़वाने की, मकान या जमीन नाम पे चढ़वाने की जो अंतरण की जो प्रक्रिया है ना, उसकी सूचना का प्रारूप कैसा होगा। यदि आपको सूचना देना है तो आपने देखा है कि नगर पालिका अधिनियम के अंदर 6 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूची हैं? 6 अनुसूची हैं। उस 6 अनुसूची के अंदर नोटिस है, ये नोटिस है, कहने का मतलब नोटिस है ये, ठीक है। आपको नोटिस देना है ना नगर पालिका को, तो या तो दूसरा नोटिस दो या तीसरा नोटिस दो, सही, और जो इंफॉर्मेशन सूचना जो होंगी वो सत्य बतानी पड़ेंगे आपको, सही सूचना जो होगी वो आपको नगर पालिका के पास देनी पड़ेगी। देखिए प्रारूप क्या तैयार करते हैं हम, दूसरी तीसरी अनुसूची के अंदर जाते हैं, उसका एक नोटिस बनवाते हैं, या तो दूसरी अनुसूची के तहत या तीसरी अनुसूची के तहत नोटिस बनवाते हैं कि भाई ये जमीन जो है ये हमारे नाम चढ़ाई जाए, हमारे पूर्वजों की जमीन है, या फिर ये हमारे पूर्वजों के मकान है जो हम अलग अलग हो गए, हमारे नाम चढ़ाए जाए, अंतरण की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब ये दूसरी और तीसरी अनुसूची में हम नोटिस लिखेंगे, ठीक है, ये नोटिस है, नोटिस लिखेंगे, नोटिस में एकदम सही बात होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, नहीं तो मिथ्या की धारणा आपके ऊपर लग जाएगी, ठीक है। सत्य होनी चाहिए। किसको दोगे आप? ये जो नोटिस है ये आप नगर पालिका को दोगे, नगर पालिका क्या करेगी, उसको तैयार कर देगी, आपके नाम रिकॉर्ड चढ़ा देगी, और आपके नाम रिकॉर्ड चढ़ा के एक कॉपी तो खुद रख लेगी और एक कॉपी आपको दे देगी, ठीक है। आगे जो है 118 की धारा बोला है कि अंतरिक्ति के नाम का नगर पालिका रजिस्टर होगा, नगर पालिका के जो रजिस्टर होते हैं उसमें प्रतिस्थापित किया जाना, उनका नाम रिकॉर्ड करना। अंतरिक्ति कौन होता है? देने वाला होता है, देने वाला। क्या देगा? एक तो भूमि देगा,
या भवन देगा। जो भी आदमी अपने भवन भूमि किसी दूसरे को दे रहा है, किसी दूसरे के नाम चढ़ा रहा है, तो उनको अंतरिक्ति बोला जाता है और उसका पूरा रिकॉर्ड जो होगा वो नगर पालिका के रजिस्टर के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। अगली जो धारा 119 है, अंतरण की सूचना। अंतरण नाम दूसरे के चढ़ाने की सूचना के अभाव में भवनों व भूमियों पर करों के संदाय के दायित्व का बना रहना, कि आपको कर तो देना पड़ेंगे, चाहे आपके पिताजी के नाम से जमीन चढ़ रही है, पिताजी अब नहीं रहे, आप तो उसको यूज ले रहे हो, तो भी आपको कर देना पड़ेगा। क्या कहा गया कि अंतरण की सूचना के अभाव में, यदि आपने अंतरण की कोई सूचना नहीं दी कि हमारे पिताजी ने हमारे अंदर प्रॉपर्टी बांट दी है, भवन और भूमि जो है वो बांट दी है, तो भी आपको कर देना पड़ेगा। तो बोला गया है कि भूमि और भवन का कर जो है, भूमि और भवन का कर, भवन कर वो आपको देना ही पड़ेगा। भवन कर जो है वो देना होगा, देना ही होगा। ठीक है। वो आपका देना पड़ेगा, चाहे आपके पिताजी के दादा के नाम से अभी तक रिकॉर्ड चढ़ रहा है, लेकिन आप उसके अंदर रह रहे हो, तो आपको वो कर देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात बोला गया है कि ये जो चीजें हैं, कर जो आप देंगे तो ये पूर्ववर्ती कोई दावों को प्रभावित नहीं करेंगी। इसका मतलब समझते हैं हम, पूर्ववर्ती दावों को प्रभावित नहीं करेंगे, प्रभावित नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है। क्या बोला गया है कि आपको जो आप पिताजी दादा की जमीन में मकान में रह रहे हो, तो उसके ऊपर आपको कर देना पड़ेगा। ये पूर्ववर्ती दावे क्या होते हैं कि आपका ऐसा नहीं चलेगा कि भाई हमने तो रिकॉर्ड ही नहीं चढ़वाया हमारे नाम, हम कर क्यों दे। भाई हमने तो रिकॉर्ड नहीं चढ़वाया, अभी तक रिकॉर्ड बाप दादा के नाम चल रहा है, तो हमने रिकॉर्ड नहीं चढ़ाया तो हम क्यों देंगे। नहीं भाई, आप रिकॉर्ड चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, वो किसी भी पूर्ववर्ती दावों को प्रभावित नहीं करेंगी, आपको कर देना ही होगा। सीधी सी बात यह है, आपको कर देना होगा, चाहे वो भवन किसी के नाम पे हो, आपके दादा परदादा उसके भी पिताजी के नाम पे हो। आप यदि उस मकान में रह रहे हो और आपने वो भूमि जो है वो अंतरण नहीं करवाई, अपने नाम नहीं चढ़वाई है, तो भी आपको कर देना होगा। ठीक है। धारा 20 में दे रखा है कि कर मूलतः किससे लेना है, किससे उधरनी है, तो याद रह जाएगी। 120 में क्या है कि किससे कर लेना है। ठीक है। कर मूलतः, कर जो है वो मूलतः किससे लेना है, किससे उद्धरणीय है, किससे उद्धरणीय, किससे उद्ग्रहणीय है, किससे कर लेते हैं, या कर किससे लेना है। कहने का मतलब उद्ग्रहणीय है, किससे अपन नगर पालिका जो है वो कर लेती है। पहली बात तो कर किसका लेगी, ये बात हमें होना चाहिए। भवन और भूमि का लेगी। कर जो है नगर पालिका वो किसका लेगी, भवन और भूमि का लेगी। यदि किससे लेगी, अब बात आती है किससे लेगी। या तो इसका वास्तविक स्वामी है, वास्तविक स्वामी है, या तो इसका वास्तविक इसका मालिक है उससे लेगी, या अधिभोगी, अधिभोगी है, अधिभोगी है। अभिभोगी कौन होता है जो प्रेजेंट टाइम पे इस जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है, इस मकान पे कब्जा कर रखा है, तो वास्तविक स्वामी से लेगी या फिर अधिभोगी से लेगी। अब आगे कह रहा है कि यदि जिसको पट्टा जारी करती है तो पट्टाकर्ता से लेगी। यदि पट्टा जारी करती है, पट्टा जारी करती है नगरपालिका, नगरपालिका पट्टा जारी करती है, तो कर किससे लेगी, पट्टाकर्ता से लेगी। जो पट्टे का मालिक होगा उससे कर लिया जाएगा। ठीक है। यदि उपपट्टा बना रखा है किसी ने, उपपट्टा, ठीक है, किसी के उपपट्टे भी होते हैं, किसी का पट्टा भी होता है, तो उपपट्टा यदि बना रखा है, ठीक है, तो वो कौन होगा आपका, वो वरिष्ठ, वरिष्ठ में आएंगे। उपपट्टा किस में आ जाएंगे, वरिष्ठ के अंदर आ जाएंगे, और वरिष्ठ पट्टाकर्ता हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, वरिष्ठ पट्टाकर्ता हो जाएंगे। इसका क्या मतलब होता है देखते हैं। इसमें कहा गया है यदि किसी को पट्टा जारी कर रखा है नगरपालिका ने, तो कर किससे लेगी। ये बात है कर लेने की, कर लेने की। कर किससे लेना है, कर लेना है भवन और भूमि का लेना है। यदि वास्तविक स्वामी है, यदि भूमि और भवन का यदि कोई वास्तविक स्वामी है तो वास्तविक स्वामी से, या अधिभोगी है तो अधिभोगी से लेंगे। यदि दूसरी बात आती है यदि किसको नगरपालिका ने पट्टा जारी कर रखा है तो वो पट्टाकर्ता से ले लेंगे। यदि किसी को उपपट्टा जारी कर रखा है तो वो वरिष्ठ पट्टाकर्ता जो होगा उससे ले लेंगे। और यदि पट्टा नहीं दे रखा, यदि पट्टा नहीं है किसी के पास, तो जैसे मेरे पिताजी के पास पट्टा है या मेरे दादाजी के पास पट्टा था, वो गुजर गए, नाम पे उन्हीं के नाम पे है, मैं अभी उसमें रह रहा हूं,
तो मैं उसका क्या हूं, वास्तविक स्वामी हूं। मैं किराए पे दे रहा हूं, कोई दूसरा आदमी मेरा चाचा रह रहा है, वो क्या है, अधिभोगी है। ठीक है, तो पट्टा नहीं है, तो कर किससे लिया जाएगा, जिसको पट्टा देने का अधिकार हो। किससे लिया जाएगा, जिसको पट्टा देने का अधिकार हो, देने का अधिकार हो, अधिकार, क्योंकि वो मेरे से ही लिया जाएगा ना। इनडायरेक्टली बात आती है मेरे पे ही, क्योंकि पट्टा देने का अधिकार किसे होगा, मेरे बाप दादा की जमीन पे, उनकी प्रॉपर्टी पे, मकान भवन पे किसका अधिकार होगा, मेरा होगा। तो कर किससे लिया जाएगा, मेरे से लिया जाएगा। यदि मैं नहीं देता हूं कर, आगे बात आती है कि मैं नहीं देता हूं क्या, कर, यदि मैं कर नहीं देता हूं तो मेरी जो भूमि और भवन है ना, भूमि और भवन, उसका हिस्सा जो होगी ना, कुछ हिस्सा वो नगर पालिका अपने कब्जे में कर लेगी। क्या कर लेगी, हिस्सा जो होगा ना, इसका भाग या हिस्सा, भाग या हिस्सा, वो नगर पालिका अपने कब्जे में कर लेगी। ठीक है, उस पे अधिकार किसका हो जाएगा, नगर पालिका का हो जाएगा। अब ये मूलतः कर किससे लेना है, कर लेना है भूमि और भवन का लेना है। किससे लेना है, वास्तविक स्वामी या उसको काम में ले रहा है अधिभोगी से लेना है। यदि वो नहीं है, पट्टा जारी करने पट्टा जारी करती है तो पट्टाकर्ता से ले लेगी। यदि वो पट्टा किसी को देती है तो वरिष्ठ पट्टाकर्ता होगा, उससे ले लेगी। यदि पट्टा नहीं देती है, पट्टा नहीं है, पट्टे में चढ़ा नहीं है, तो जिसको पट्टा देने का अधिकार होगा उससे ले लेगी। और यदि वो भी सारे लोग कर नहीं दे रहे हैं, तो उस जमीन या मकान जो होगी उसके किसी, जैसे मकान है तो उसके किसी एक कमरे को बोल देगी ये कमरा हमारा है। एक जगह जो दीवार है या फिर उसकी जो दुकान की हिस्से है, आगे का हिस्सा काट के बोल देगी कि भाई ये इतना इतना नगरपालिका क्षेत्र का है, तो उसका क्या ले लेगी, हिस्सा या भाग जो उस भवन या भूमि है नगरपालिका अपने कब्जे में कर लेगी। ठीक है दोस्तों, इस अध्याय में इतना ही। आगे जो आपका 121 से 140 तक है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल दिया जाएगा, ताकि वीडियो भी बड़ा ना रहे और आपके पढ़ने में भी सुविधा रहे। ठीक है।